दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने दो तथ्य रखूंगा। अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां का ये डॉक्टर था जवाद सिद्दीकी, जो उसका चांसलर है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का इतिहास है कि इसके जो सिद्दीकी साहब चांसलर बने बैठे हैं, वो मध्य प्रदेश के महो, जहाँ पे फौज का बहुत बड़ा एक सेंटर भी है, बहुत बड़ा सेना का जमाव वहाँ पर, भारत की सेनाओं का। उस महो कस्बे में ये व्यक्ति लोगों का पैसा दुगना करने का काम करता था। अल फलाह फाइनेंस बनाया था और पैसा इसने कभी दुगना नहीं किया। 25 साल पहले फ्रॉड करता है और जब लोग इसके ऊपर दबाव डालते हैं, केस डालते हैं, तो 25 साल पहले ये वहाँ से भाग आता है, भाग कर फरीदाबाद में बस जाता है। और जरा देखिए कैसे मध्य प्रदेश से फ्रॉड करेगा, वहाँ की जनता को लूटता है। अल फलाह फाइनेंस और अलानिया अल फलाह यूनिवर्सिटी बना लेता है, मेडिकल कॉलेज बना लेता है, जहाँ पे आतंकवादी पनप रहे हैं। तो इस विश्वविद्यालय का तो बुनियाद ही फ्रॉड का है। और हमारे सोते हुए विभाग और अधिकारी और यूजीसी के जो लोग इसको विश्वविद्यालय खोलने का परमिशन दिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जिन्होंने दिया, देर से जगें। अल फलाह फाइनेंस का जो फ्रॉड मध्य प्रदेश में हुआ है उसकी जानकारी लेकर के हमारा अंदाजा है कि अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी तमाम जगहों पे इसके जो आतंकवादी नेटवर्क है, बुलडोज़र की कार्रवाई होनी चाहिए और उसके साथ साथ मुकदमा चले और इन सबको आतंकवादियों को फांसी होनी चाहिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी का धीरे धीरे सारा कच्चा चिट्ठा सामने आएगा। फवाद सिद्दीकी जो इसका चांसलर है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक आदमी जो फ्रॉड कर रहा है, फ्रॉड करके भाग चुका है, वो कोई विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज का चेयरमैन और वो चांसलर यूनिवर्सिटी का होगा? पर ये सारा फ्रॉड इस देश में होता रहा है और अभी कितने ऐसे किस्से खुलेंगे। अभी जो आतंकवादी हैं उनके टेरर लिंक्स टर्की से भी निकल के आ रहे हैं, उसमें से 2 लोग टर्की गए थे। ये सारी चीज़ इन्वेस्टिगेशन में आ रही है। लेकिन मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ, जो एक बड़ा फैशन बन गया इस देश के अंदर, टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन, आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता है। ये बहुत गलत बात है, कारण कि आतंकवाद कोई हवा में तो चलती नहीं, आतंकवाद कोई निराकार चीज़ तो है नहीं। आतंकवाद में लगने वाले लोग होते हैं और आतंकवाद का एक दर्शन होता है। इस्लामिक आतंकवाद में जितने भी लोग लगे हैं वो सब मुस्लिम होते हैं। तो जब आतंकवादियों का धर्म है, मजहब है, वो इस्लाम को मानते हैं, तो आतंकवाद का भी धर्म है, कारण संबंध है। आतंकवाद आतंकवादी नहीं उत्पन्न करता, इस्लामिक धर्म के आतंकवादी संगठन बनाते हैं और आतंकवाद करते हैं। तो उनका जो धर्म है और जो आतंकवाद है, दोनों एक हैं। लेकिन एक फैशन बन गया है और एक भयवश भी लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। ये कहना बंद करना पड़ेगा। टेररिस्ट का अगर रिलीजन है और वो इस्लाम है, तो टेररिज्म का भी रिलीजन है। इसके साथ ही साथ जितने भी लोग उसकी बचत में आते हैं, विशेष करके तथाकथित वामपंथी और समाजवादी जो हिंदू हैं, नाम से हिंदू हैं, और टेलीविज़न पे आते हैं, समाज में आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं। वो एक तरह से स्पॉन्सर्ड हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा,
उनका एक किरदार है, उनका एक रोल है, पैसे के एवज में वो रोल प्ले कर रहे हैं। मैं उनको कह रहा हूँ खतरनाक खेल बंद कर दीजिए। महात्मा गांधी भी एक ऐसे किरदार थे जो इस सीमा तक चले गए कि उनको जब लोगों ने संत की उपाधि दे दी, महात्मा बना दिया, तो ब्रह्मचर्य का प्रयोग कर रहे थे, अपने ब्लड रिलेशन के रिश्ते में वो प्रयोग कर रहे थे। सरदार पटेल ने विरोध किया था, कांग्रेस के क्लोज लोग जान गए, लेकिन शायद सत्ता की लालच थी कि आज़ाद भारत में हम मंत्री बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। सरदार पटेल ने खुल के विरोध किया था, लेकिन जनता के सामने बात नहीं आ पाई, उनका महात्मापन बना रहा। लेकिन उन्होंने क्या सलाह दिया था हिंदुओं को कि अगर मुस्लिम आपको मारने आ रहे हैं, बंगाल के महिलाओं को उन्होंने सजेशन दिया था, हिंदू महिलाओं को, लड़कियों को, तो आप अपनी जीभ काट लें अपने दांत से, या अपनी नस हाथ की काट करके आप अहिंसा का पालन करके अपना बलिदान दें, अपना त्याग करें। किसके लिए? बलात्कारियों के सामने, मुस्लिम आतंकवादियों के सामने। और ये सलाह वो दे रहे थे। इसके साथ एक बात कह रहे थे कि अगर कतिपय मुस्लिम लोग सारे हिंदुओं को मार करके एक शासन कायम करते हैं तो एक विशेष प्रकार का नया शासन होगा, विशेष प्रकार का नया शासन होगा, जैसे बड़ा अच्छा सिस्टम आने वाला है। ये थे महात्मा गांधी, और उनकी इसी सब चीज़ों के कारण करोड़ों हिंदू जनता में आक्रोश बढ़ता चला गया। लेकिन चूंकि उनका ऑरा और अंग्रेजों ने ब्रांड करके स्पेशल ट्रेन्स में थर्ड क्लास यात्रा कराते थे, बादाम खिला के बकरी पालते थे, एक ताम झाम उनका महात्मा वाला बनाया था, तो जिनके अंदर लड़ने की क्षमता थी उनका दिमाग भोथरा हो गया, वो शत्रु की पहचान करने की क्षमता खो दिए थे। नतीजा क्या हुआ था कि कराची, पंजाब, सिंध में हिंदू बहुत मारे गए। अंत में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मार दिया। महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गलत मारा हम कह सकते हैं, पर शत्रु की पहचान उनको थी। उन्होंने ये समझ लिया कि इस्लाम उनकी जिस प्रकार की शिक्षा से मुल्ला मौलवी और आतंकवादियों को तैयार किया है जो हिंदुओं को मार रहे हैं, और गांधी उनके प्रवक्ता बने हुए हैं, जो शत्रु की पहचान के नाते उनके प्रवक्ता को, महात्मा गांधी को, जो बीच में खड़े हो गए थे हिंदू महात्मा बन करके, उसे मार दिया। और तब भारत का कानून और संविधान भी नहीं लागू था। और अम्बेडकर जी तो यहाँ तक कि महात्मा गांधी की जो हत्या की थी गोडसे ने, उनका मुकदमा भी लड़ने को तैयार थे। गोडसे ने मना कर दिया, क्योंकि गोडसे है रिजर्वेशन फॉर अम्बेडकर ऑल्सो, क्योंकि वो जानते थे अच्छी तरीके से कि योगेंद्र नाथ मंडल उन्हीं का चेला है जिसने सिलहट जैसा क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाए उसके लिए काम किया है। और वो कानून का मंत्री पाकिस्तान में बना योगेंद्र नाथ मंडल, और उसकी खाली की गई सीट पर अम्बेडकर आए थे संविधान सभा में। गोडसे जानते थे, उन्होंने अम्बेडकर का शायद विश्वास नहीं किया, या उनका इस स्वांग उसको समझ नहीं आया, और नाथूराम गोडसे फांसी पे चढ़ गए। अब जब मैं गोडसे की बात क्यों कर रहा हूँ, महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति जब मारे जा सकते हैं अपीजमेंट के नाते, वो गलत तो सही, उसका फैसला तो भविष्य का इतिहास करेगा। वर्तमान में पॉलिटिकली करेक्ट रहने के लिए सभी कहते हैं कि ये गलत हुआ, लेकिन आज के जो नेता ये कर रहे हैं, जो पैसे खा करके आतंकवाद तक को जस्टिफाई करते हैं, यहाँ तक हिम्मत करते हैं कि वोटिंग के एक दिन पहले दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, ये राजनीतिक माहौल की वजह से हुआ। ऐसे सारे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने के लिए सतर्क रहिए, खुद के लिए सतर्क रहिए, सुधर जाइए।
क्योंकि हम सब लोग तो सुरक्षित बैठे अपने अपने घरों में, और आप जो बोल रहे हैं अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं, और उसमें जो नेता हैं अखिलेश यादव, लालू जैसे, इनको पुलिस की सुरक्षा है। तो वह हिंदू जो इसमें मारे जा रहे हैं, वह हिंदू जो इसके शिकार हो रहे हैं, और आरक्षित हिंदू समाज जिसके पास शस्त्र भी नहीं है, भारत का शस्त्र अधिनियम, उसका लाइसेंस प्रणाली इतनी खराब है कि जल्दी कोई शस्त्र प्राप्त भी नहीं कर पा रहा है। यह वर्तमान सरकार पे भी मेरी टिप्पणी है कि शस्त्र अधिनियम और हिंदू समाज के सज्जन लोगों को जो वर्नरेबल हैं, जो मारे जा रहे हैं, उनको हथियार प्रोवाइड करें, जो भी मांगे उसको सरलीकरण करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इसको करें, वो आसाम से लेकर के और महाराष्ट्र तक जहाँ भी इनकी सरकारें हैं, कम से कम वहाँ करें। तो महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति जब मारे जा सकते हैं, इंदिरा गांधी भी ऐसा ही सिखों के साथ मजाक कर रही थी और वो हिंसा का शिकार हो गई। राजीव गांधी भी तमिलों के साथ मजाकबाजी कर रहे थे, वो मारे गए। तो यार तुम लोग की क्या औकात है? और सब अब जान गए हैं, कतर से, दुबई से, खाड़ी देशों से वही सोर्स तुमको पैसा दे रहे हैं जिन्हें आतंकवादी को दे रहे हैं। दाहिने हाथ से तुमको दे रहे हैं, बाएं हाथ से आतंकवादियों को दे रहे हैं, मस्जिदों को दे रहे हैं। अभी जांच होगी तो टर्की में ये लोग जिनसे मिलने गए थे, हो सकता है कि किसी संगठन से मिलने गए हो और उस संगठन का कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें तमाम देशों के नेता भी वहाँ जाते हों। सिर्फ भारत के ही नहीं, पाकिस्तान के जाते होंगे, अमेरिका के भी जा सकते हैं। तो ये जो सारी चालाकी है जनता पकड़ रही है, जनता जानती है। इसलिए पैसे खा खा करके, और जो तुम लोग ये समझाते हो कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता है, तो बहुत स्पष्ट समझ लो कि आतंकवादियों का जो मजहब है, तो आतंकवाद का वही मजहब है। और आतंकवाद जिस कारण से हो रहा है, जिसके लिए हो रहा है, वही आतंकवाद का भी मजहब है। तो आतंकवादी और आतंकवाद दोनों का मजहब एक ही है, कॉज इज द सेम। वो मजहब ही आतंकवादी बना रहा है, उस मजहब के लिए ही आतंकवाद हो रहा है, और कारण इस्लाम है। इस्लाम के लिए ये आतंकवादी बन रहे हैं। इस्लाम की जो धारणाएं हैं उससे ये आतंकवाद चल रहा है। इसलिए अब ये पाखंड भारत ही नहीं, पूरे देश में, पूरे विश्व में खत्म होना चाहिए। हमको सीधे कहना पड़ेगा कि इस्लाम के जो विद्वान हैं, या तो इसको एड्रेस करें या तो इसको ठीक करें। वो सारी मस्जिदें जो जिससे जुड़ के लोग आतंकवादी बन रहे हैं, उनको ठीक करें, और नहीं तो चीज़ें हाथ से निकल रही हैं। हमको इस बात का संतोष है कि भारतवर्ष के मुस्लिम कंट्री से संबंध बहुत अच्छे हैं। इसलिए भारत सरकार सीधे दुबई से, कतर से और सऊदी अरेबिया से, इजिप्ट से बात करे कि आप सरकारों से संबंध रखिए, भारत सरकार से संबंध रखिए, विकास का काम करिए, व्यापार करिए, लेकिन आप जो फंडिंग कर देते हैं तो ये हमारे देश में आतंकवाद बढ़ा रहा है। और वो इस्लाम के लिए फंडिंग नहीं कर रहे हैं, भारत को डिस्टेबलाइज करने वाले लोग जो पाकिस्तान के इशारे पे जाते हैं, वो झूठ बोल के आपसे पैसा ले रहे हैं। तो भारत को गल्फ कंट्री से अच्छे संबंध रखते हुए भारत के अंदर जो इस्लाम के नाम पर ये जो परिवर्तित लोग हैं, जो नकली अरबी मुसलमान बने हुए हैं, जिनका कोई दीन ईमान नहीं है, आई डू नॉट कंसिडर इंडियन मुस्लिम्स एज मुस्लिम। न तो ईरानी है, न तुर्क मूल के हैं, और न अरबी मूल के हैं। न अरबी हैं, न ईरानी है, न तुर्क मूल के हैं। ये मुस्लिम नहीं है, कन्वर्टेड है, भयवश हुए हैं, लालचवश हुए हैं, व्यापार चलाने के लिए हुए हैं। ये सारी चीज़ों को तो मैं इनको मुस्लिम नहीं मानता। ये भारत के हैं, कन्वर्टेड हैं, परिवर्तित मुस्लिम। अश्विनी उपाध्याय कहते भी हैं कन्वर्टेड लोग,
तो भारत को बहुत सख्ती से इस्लाम के नाम पर जो आतंकवाद चल रहा है, आतंकवाद और आतंकवादी, आतंकवाद का दर्शन, आतंकवाद के शिक्षा के केंद्र और आतंकवादी, इन तीनों को एकदम कुचल करके भारत की जनता को की रक्षा करनी होगी। और अल फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर बुलडोज़र जल्द से जल्द पहुँचे और मऊ की जनता का, जिसने करोड़ों रुपए गायब करके यूनिवर्सिटी बना दिया है, उसमें इसके ऊपर मुकदमा हो, इसकी गिरफ्तारी हो और विश्वविद्यालय को इसके लॉकअप डाल देना चाहिए। यूजीसी को भी कार्रवाई करनी चाहिए। यूजीसी से भी सवाल पूछा चाहिए कि ऐरा गैरा कोई भी आया और आप उसको विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दे रहे हैं। अभी इसमें बहुत परतें उड़ेंगी। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देश की जनता यूनाइटेड रहे। विशेषकर सारे हिंदू एकत्रित रहें और अपनी सुरक्षा के लिए जो कुछ भी कर सके वो करें। और भारत की सरकार, प्रदेश की सरकार जहाँ बीजेपी है, वो शस्त्र अधिनियम में बदलाव करके हिंदुओं को शस्त्र के लाइसेंस दे। वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।